वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आप सभी का निफ्टी आउटलुक डेली में, जो कि प्रोवाइडेड बाय स्टॉकिस्ट। आई एम भरत शर्मा वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे मंडे के आउटलुक के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए क्या रह सकता है। एक्सपायरी ट्यूसडेज को है तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे कि क्या सेंटिमेंट्स चल रहे हैं, एक्सपायरी में कैसा लगता है, क्या हुआ डेटा है, क्या इंटरप्रिटेशन है, वो सब चीजें अपन इसमें डिस्कस कर लेंगे। प्लस इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट जो राइट नाउ अभी इन दिनों में, इन मंथ्स में जो चल रहा है, वो टेक्निकल तो है। टेक्निकल तो आप उसकी टेल पकड़ सकते हो, लेकिन वो न्यूज फ्लो के बेसिस पे बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा है ना। मतलब इतना इंटेंसिव रिएक्शन न्यूज फ्लोज पे आता नहीं था जनरली मार्केट में, आज से 10 साल पहले ही अगर आप टेक्निकल ट्रेडिंग में जाएंगे तो उस समय इतना न्यूज फ्लोज का इम्पैक्ट होता नहीं था, और होता था तो लीनियर होता था कि जैसे कोई पॉजिटिव न्यूज है तो मार्केट पॉजिटिव साइड मूव कर रहे थे, एक कुछ इम्पैक्ट दिख रहा था, एक कुछ फुटप्रिंट दिख रहे थे। अभी इतना जैसे न्यूज का एक रिवॉल्यूशन है, सबके पास में लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं, और न्यूज इतना स्प्रेड होता है रिटेलर्स के बीच में, इतने सारे आपके ट्रेडिंग हाउसेज हैं, उनकी न्यूज़ेस सब लोग रेगुलर अपडेट्स रहते हैं मोबाइल पे, है ना। तो आज से 10-15 साल पहले ट्रेडिंग में ये चीज नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे न्यूज फ्लोज पेनिट्रेट हो रहा है, वैसे वैसे मार्केट में उसका इम्पैक्ट इन द मोमेंट्स दिखने लगा है। ऐसे ही एक चीज अपन ने फ्राइडे के दिन नोटिस की, है ना। तो क्या था फ्राइडे के दिन मार्केट में, उसको अपन पहले देख लेते हैं एक बार। फ्राइडे के दिन मार्केट में ऐसा था कि मार्केट एक रेंज में खुला था, ठीक है। और मार्केट ट्राई कर रहा था, गैप अप खुला था मार्केट 800 के ऊपर, मार्केट ने सस्टेन करने का कोशिश भी किया, 800 के ऊपर खुला उसके बाद में सस्टेन करने का, लेकिन 800 से रेसिस्टिव हुआ। फिर अप्रोक्सीमेटली 10 o'clock के आसपास आपने देखा कि मार्केट ने एक लॉन्ग, क्या कहते हैं ना, एकदम से लॉन्ग करेक्शन दिया, ठीक है। एक ही 15 मिनट्स की कैंडल में एकदम धूम धड़ाम मार्केट ने कर दिया। फिर उसके बाद में हालांकि नीचे और गया मार्केट 24,640 के आसपास, 630 के आसपास, और फिर वहां से रोल बैक लिया, ठीक है। तो ये क्या नॉर्मल था? ऐसा क्यों था मार्केट में? क्या किसी ने इस चीज को डायग्नोस करने की कोशिश की? क्या किसी ने समझने की कोशिश की कि मार्केट में ऐसा क्यों हुआ कि गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट डिप मारा, इंटेंसिव डिप ली, है ना। 800 के ऊपर तो 630 के आसपास गया था, अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट्स की डिप थी, है ना, इनिशियल में। और फिर मार्केट से वहां से रिकवरी दी, और ऑलमोस्ट मार्केट उसके आसपास आके मतलब प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास आके मार्केट ने वहां पे क्लोज किया। तो ऐसा क्यों हुआ? जीएसटी रिफॉर्म्स की बात चल रही थी, उसमें हमने कई डेटा ऑब्जर्व किए, कई चीजों पर अपन ने बात की, जीएसटी रिफॉर्म्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि जीएसटी रिफॉर्म्स प्राइमा फेसी मार्केट में पॉजिटिव टोन सेट करते हैं, ठीक है। प्राइमा फेसी तो ये इम्पैक्ट था, क्यों? क्योंकि अगर जीएसटी कम होगा तो कंजप्शन थीम स्ट्रांग होगी, कंजप्शन में पैसा, अगर लोगों की जेब में पैसा बचेगा तो वो कंज्यूम करेंगे चीजों को, तो मार्केट के लिए वो एक पॉजिटिव था, ठीक है। मनी फ्लो मार्केट में जाएगा, कंपनीज में जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और उसके अकॉर्डिंग मार्केट को पॉजिटिव रिएक्ट करना था। लेकिन हमने देखा कि जैसे जीएसटी रिफॉर्म की आई, मार्केट ने ओपन तो किया 25,000 के आसपास, बिल्कुल नियर 85 तक गया, 985 तक। उसके बाद में मार्केट ने वहां से करेक्शन दिया, तो उसका फॉलोअप आपको फ्राइडे को मिला, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ उसको अपन ने लास्ट वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस किया कि कुछ न कुछ ऐसा कुछ मार्केट में दिख रहा है जो जीएसटी रिफॉर्म्स में निगेटिव है, और उसको हम लोग ट्रेस नहीं कर पा रहे। मार्केट इज इंटेलिजेंट, मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर इंटेलिजेंट, वो हर चीज को डिस्काउंट करते हैं इन इन द फॉर्म ऑफ मार्केट एक्शंस, ठीक है। तो मार्केट एक्शन से रिप्लाई मिलता है कि वो चीज पॉजिटिव, हालांकि हो सकता है कि कभी रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगे, क्योंकि अब जैसे इसमें एक लॉजिक ये भी था कि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो मार्केट पॉजिटिव तो लेना चाहता था उसको, इसलिए गैप अप ओपन किया, लेकिन पोजीशन साइजिंग ऐसी हुई या पोजीशन बिल्डिंग ऐसी हुई, प्रॉफिट बुकिंग की एक ट्रेल चली, उसके बाद में मार्केट वहां से कॉलेप्स होता गया। तो एटलीस्ट फ्राइडे को हमको वो चीज दिखनी चाहिए थी कि अगर जीएसटी रिफॉर्म्स की बात हो रही है, जीएसटी रिफॉर्म पॉजिटिव बूस्टर है, तो फ्राइडे को उस हिसाब से रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन फ्राइडे को भी मार्केट फॉल हुआ।
मिड में मार्केट ने रिकवरी भी दी, नो डाउट, लेकिन उसके पीछे रीजन जीएसटी रिफॉर्म्स नहीं था। जीएसटी रिफॉर्म्स रीजन होता तो मार्केट स्ट्रेट वे पॉजिटिव जाना था, क्योंकि फायदा तो है ही डेफिनेटली। तो इसको हमने कैसे समझा, हमने इसकी टेल पकड़ी कि अगर जीएसटी रिफॉर्म से कंज्यूमर का पैसा बचता है, कंज्यूमर की जेब में जाता है, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस होना चाहिए। डेफिनेटली भाई, गवर्नमेंट अगर आपसे जीएसटी चार्ज कर रही है, उसका प्रॉफिट गवर्नमेंट ले रही है आपसे, जीएसटी का टैक्स, तो गवर्नमेंट के जीएसटी रिवेन्यू में रिडक्शन होना चाहिए था। लेकिन डेटा ऐसा आया कि गवर्नमेंट के जो जीएसटी कलेक्शन है उस पे एनुअली 93,000 करोड़ का लॉस होगा। एंड वो रिकवर करेंगे वो लोग 45,000, तो जो 40% की स्लैब बनाई है, ठीक है ना। जीएसटी को मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको कोड लॉजिकल चीज बता रहा हूँ। ठीक है, बार बार एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे मार्केट में सोर्सेज हैं कि भी किस पे कितना जीएसटी कम हुआ, किस पे क्या इम्पैक्ट है, किस पे क्या इम्पैक्ट है। अब तो है ना, फाइनेंशियल टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस पे कई न्यूज़ेस भी आ रही है, एनालिसिस भी आ रहे हैं कई टाइप के, कि एक्चुअल में बैकडोर से किस तरीके से नुकसान हुआ। इंश्योरेंस प्रीमियम का एक आर्टिकल पढ़ा मैंने, उसके अंदर बताया कि भाई ये लोग अपनी बेस रेट बढ़ा के उसका इम्पैक्ट को नेग्लिजिबल कर देंगे। उस पे बहुत ज्यादा मतलब चर्चा हो रही है, जो आपने डिलीवरीज पे 18% का जीएसटी इम्पोज किया है। ये जो अपनी जोमेटो स्विगी की जो डिलीवरी होती है, जो गिग वर्कर्स हैं जो डिलीवरी कर रहे हैं, तो जो डिलीवरी का चार्ज होता है, प्रोडक्ट का चार्ज अलग है, डिलीवरी जो चार्ज होता है उस पर 18% इम्पोज किया गया फर्स्ट टाइम। आपने जो कपड़े पे बढ़ाया है, ये जो क्लोथ, ब्रांडेड क्लोथ हम लोग पहनते हैं 2500 के ऊपर के, तो उनके ऊपर 18% जीएसटी आपने इम्पोज किया है। तो ये नए कुछ जीएसटी के स्लैब्स निकल के आए हैं। तो इससे एक एनालिसिस के अनुसार 45,000 करोड़, जो 93,000 करोड़ है उसका 45,000 करोड़ इससे कवर अप कर लिया जाएगा, जो 40% की स्लैब भी बनाई है, जिसमें सिनगुड्स रखे हैं, प्लस ये इस टाइप के जैसे आपकी 5,000 सीसी से ऊपर की कार्स वार्स और ये सारी डिटेल्स हैं आपके। ये रखा गया है, सॉरी। फिर हमने डिस्कस किया कि 45,000 करोड़ आप यहाँ से वो कर लेंगे, तो नेट नेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस 48,000 करोड़ है इन ए फिजिकल फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर इसको आप 12 से डिवाइड करो तो एवरी मंथ आता है 4,000 करोड़। ठीक है। और ये बड़ा शॉकिंग है, क्योंकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू 2.5 लाख करोड़ के आसपास है जीएसटी से पर मंथ। तो गवर्नमेंट का लॉस कितना हुआ पर मंथ के बेसिस पे? ओनली 4,000 करोड़। अब 4,000 करोड़ इज द 8%, 1.5% समथिंग मान लो इसको, 1.5 समथिंग ऑफ द टोटल रेवेन्यू मंथली फ्रॉम जीएसटी टू द गवर्नमेंट। ठीक है। तो अब क्या मेजर इम्पैक्ट पड़ा? कुछ भी नहीं पड़ा। मेजर इम्पैक्ट 8% से क्या इम्पैक्ट पड़ा? इससे ज्यादा रिलीफ अगर गवर्नमेंट को कंजप्शन बढ़ाना था, भाई जीएसटी कम क्यों किया गवर्नमेंट का? बैकड्रॉप में या बैकग्राउंड में लॉजिक ये था कि इंडिया में कंजप्शन बढ़ाना है, क्योंकि कंजप्शन बहुत बड़ा वरी था, हमने बजट सेशन में भी डिस्कस किया था, प्लस हमने ना आरबीआई के एमपीसी मीट में भी वो किया था डिस्कस, कि कंजप्शन कमजोर है, डिमांड नहीं है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, लोगों की आय कम है, तो वो लोग कंज्यूम नहीं कर पा रहे। कई सारे डेटा इसके रिलेट में रिलीज भी हुए हैं। अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस ने, रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस ने रिसर्च करके बताया है कि कंजप्शन इंडिया का बहुत सेवरली डाउन है। ठीक है। तो उस थीम को बढ़ाने के लिए, और जो आपकी एक कार वाला ऑटोमोबाइल का हमने देखा कि भाई फैक्ट्रीज में पड़ी है, डिमांड नहीं है, मार्केट में चल नहीं रही है, ऑटो डेटा आ ही रहा है हमारे पास में एवरी मंथ, है ना। तो वो सारी उस डिमांड को, प्लस ये जो एक्सपोर्ट का टैरिफ का वो हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं तो कंज्यूम करना पड़ेगा ना टैरिफ वालों के लिए। जो टैरिफ एक्सपोर्ट करते थे, जो एक्सपोर्ट करते थे, एडिशनल टैरिफ के कारण जो डिमांड हंटिंग हुई है, 50 to 60% डिमांड हंट हुई है यूएस में जो एक्सपोर्ट करते थे, तो उसको कहीं ना कहीं तो माल को कंज्यूम करना पड़ेगा। नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट इन मतलब रैपिडली इंक्रीज करने लगेगा, वो लोग श्रिंक होने लगेंगे, ब्याज नहीं दे पाएंगे, बैंक्स डूबेगी। ठीक है ना। तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे इम्पैक्ट उन चीजों का आता है। तो कंज्यूम करने के लिए, कंजप्शन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी रिफॉर्म्स के नाम पर, जो कि एक बहुत बड़ी डिमांड थी,
ऑन 2017 जब इन्होंने इम्पोज किया था जीएसटी, तब से एक डिमांड थी कि इसको आपने बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में बनाया है, इसकी कैप आपने 28% पे लगाई है, जो कि कम होनी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि इसमें भी एक डेटा है कि 65% जीएसटी आपकी 90% पॉपुलेशन बेयर करती, 10% तो सिर्फ जो ऊपर के 5% है वो तो 3% बेयर करते हैं ओनली उसका। ठीक है, ये सारा डिस्कशन अपन ने किया कि कहीं ना कहीं ये जब आप देखेंगे कि गवर्नमेंट का लॉस कम हुआ है जीएसटी रेवेन्यू से, जीएसटी रिफॉर्म से रेवेन्यू में लॉस गवर्नमेंट को कम है, ज्यादा कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा है, 1.5% का पड़ा है, तो ऐसा कौन सा इसके अंदर गिमिक है, ऐसा कौन सा टेक्निकल चीज है जिससे इतने बड़े रिफॉर्म्स होने के बाद में भी एटलीस्ट 30-40% तो आप मार्केट को देते, इतना जीएसटी ले रहे हैं आप 2016 से, नॉर्मल कंज्यूमर से इतना जीएसटी ले रहे हैं, तो कुछ 30-40% का रिलीफ तो मार्केट को मिलता। ठीक है, तो वो चीज जब मार्केट को लगी कि एनालाइज करने पे मार्केट मेकर्स को, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, कि एक्चुअल में इसका बेनिफिट, और एक और कंसर्न है, एक और कंसर्न उस दिन अपन ने डिस्कस नहीं किया था, दो कंसर्न अपन ने डिस्कस नहीं किए थे, कि एक तो इन्होंने आपके इनपुट क्रेडिट पे जो नोट दिए कि भाई इनपुट क्रेडिट, तो जैसे पहले क्या होता था कि जो प्रोड्यूसर था वो जीएसटी पे करता था, तो वो बी टू बी बेचता था तो वो लोग क्या है कि अपनी क्रेडिट ले लेते थे, वो एक्सपेंसेस के नाम पे बताता था कि भाई ये मेरे एक्सपेंसेस हैं, और उसके हिसाब से उसको क्रेडिट मिल जाती थी, उसके लिए एक्सपेंस है। ठीक है, तो जीएसटी का मॉडल यही था ना कि एंड यूजर तक कैसे जाता था जीएसटी के ऊपर से, इनपुट जो उसकी आपने होल जीएसटी पे किया, सेकंड बी टू बी पे गया, थर्ड बी टू बी पे गया, फोर्थ या फिफ्थ लैग में वो कंज्यूमर के हाथ में है, तो जो बीच में जो जीएसटी हो रहा है वो अपना क्रेडिट लेता जा रहा है, लेता जा रहा है। अब आपने इनपुट क्रेडिट का क्लॉज ऐड कर दिया इसके अंदर, तो अब जो बर्डन है वो कॉर्पोरेट के ऊपर आता है कि आपको इसकी क्रेडिट नहीं मिल पाएगी। तो क्या आपको लगता है कि अगर जीएसटी रेट किसी की आपने 18 से 5 किए या किसी में हटाया है, तो आपको लगता है कि वो पब्लिक में वो लोग इनहेरिट करेंगे? वो नहीं करेंगे इनहेरिट, वो कॉर्पोरेट्स हैं, वो इनहेरिट नहीं करेंगे। उनके ऊपर जब कॉस्ट बढ़ रही है, इनपुट कॉस्ट आपने इनपुट उनको दे नहीं रहे जीएसटी क्रेडिट का, तो वो कॉस्ट वो क्यों बेयर करेंगे, वो आपके रिफंड्स के नाम पे आम पब्लिक में क्यों रिलीज करेंगे, वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देंगे। ठीक है ना, ऐसा हुआ भी है इंश्योरेंस कंपनीज में, आज जो इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट पड़ी थी उसमें ऐसे ही हुआ कि वो लोग अपना बेस रेट बढ़ा देंगे तो वो आपका नलीफाइड कर देंगे, और 5% 10% तो वैसे एनुअली बढ़ाते ही हैं। ठीक है ना, तो वो चीज इम्पैक्ट ग्राउंड पे, उस चीज का इम्पैक्ट नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए उस चीज को समझ के जीएसटी का पूरा वो है। सेकंड चीज, हाँ, ये दोनों चीजें अपन ने डिस्कस की कि एक तो कंपनीज की तरफ से थ्रेट है, जो जैसे पीयूष गोयल ने अभी कल परसों को स्टेटमेंट भी दिया था कि भाई कंपनीज को चाहिए या प्रोड्यूसर को चाहिए कि वो जो जीएसटी में रिलीफ मिला है उसको रिटेलर्स को, रिटेल जो कंज्यूमर्स को, वो लोग पास ऑन करें। ठीक है ना, तो ये एक बड़ा थ्रेट है कि कौन पास ऑन करता है कौन पास ऑन नहीं करता है। 22 सितंबर डेट दी है एप्लीकेशन की, उसके बाद में दिख जाएगा कि भाई पास ऑन हुआ कि नहीं हुआ, 10 रुपए की चीज हमको 9 में मिलने लगी कि नहीं मिलने लगी। ठीक है ना, तो वो चीज उस जगह न समझ में आ जाएगी हमको। दूसरा थ्रेट इनपुट क्रेडिट का है। ठीक है ना, तो ये चीज अपन ने डिस्कस की। तो जीएसटी रिफॉर्म्स मार्केट अभी तक तो पॉजिटिव नहीं लिया, इन केस अगर फ्यूचर में लेता है तो उस पर हमको नजर रखनी पड़ेगी कि मार्केट अब इस चीज को या कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में या कुछ स्पेसिफिक कंपनीज को पॉजिटिव मान के चल रहा है। सीमेंट्स का देखा हमने, है ना, तो जैसे जब ये डिसीजन आया कि सीमेंट पे आपने कम किया जीएसटी, तो तब से उसके बेस प्राइस बढ़ा दी, है ना, तो मार्केट को तो रिलीज हुआ ही नहीं। मार्केट को प्रॉफिट रिलीज होना जरूरी है क्योंकि एंड यूजर को फायदा होना चाहिए ना, अगर कंजप्शन बढ़ाना है तो एंड यूजर को फायदा होना चाहिए, तब आपका कंजप्शन थीम पे एक्चुअल जो पास ऑन है, एक्चुअल जो वर्क है वो उस जगह पे हो पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, जीएसटी की बातों में बहुत लंबा निकल गए हम। अब जो मार्केट में ड्रॉप आया, जो मैं कैंडल की बात कर रहा हूँ आपकी 10 o'clock के आसपास की, तो वो क्यों आई? अब एक नई न्यूज फ्राइडे के दिन मार्केट में पास हुई कि यूएस जो है, यूएस गवर्नमेंट वो सोच रही है कि आईटी इंडस्ट्री पे, जो इंडियन आईटी फर्म्स हैं उन पे भी किसी टाइप का कोई टैक्स लगाया जाए या टैरिफ लगाया जाए। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि ट्रम्प की थीम है कि भाई इंडिया से कंजप्शन ज्यादा नहीं हो, इंडिया से हम लोग
बहुत ज्यादा वो ट्रेड इम्बैलेंस चल रहा है, बहुत सारी सर्विसेज और ये सारा डेटा अपन ने डिस्कस किया ही था। तो ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, टैरिफ लगाने के पीछे जो उसके मोटिव्स हैं ट्रेड बैलेंस के या ट्रेड ट्रीटी के। तो उसने एक थ्रेट थ्रो किया, यूएस से एक थ्रेट थ्रो हुआ, और उस थ्रेट के बेसिस पे जब वो इंडिया में स्प्रेड होने लगा, वो न्यूज जब स्प्रेड होने लगी, बड़े बड़े ब्लूमबर्ग और रेटर्स इनके यहाँ से स्प्रेड होने लगी, तो एकदम से मार्केट में पैनिक आया। और पैनिक आने वाली बात है क्योंकि अगर आप इंडिया का मिडिल क्लास का स्टडी करोगे, जो लोग बिजनेस में नहीं है, जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं है, ये तो नेग्लिजिबल है ना। तो जो लोग सर्विस क्लास है इंडिया का, वो मैक्सिमम रिलाय करता है आईटी इंडस्ट्री पे। आईटी इंडस्ट्री का मैक्सिमम बिजनेस रिलाय करता है यूएस पे। तो अगर इस पे कोई थ्रेट आता है, तो आप सोचो कि इसका कैस्केडिंग इफेक्ट कहां तक जाना है ना। तो कितना जॉब कट्स वहां पे होना है, कितना मतलब प्रॉब्लमेटिक वो सिनेरियो बनना है कि अगर आज जब हमने ये टैरिफ प्रोडक्ट्स पे देखी, उसका इतना इम्पैक्ट अगर हमको रियलाइज हो रहा है, तो अगर इन केस आईटी इंडस्ट्री पे किसी प्रकार का टैरिफ, टैरिफ तो खैर लगता नहीं है, लेकिन कुछ दूसरे टाइप का टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ तो अपने प्रोडक्ट्स गुड्स पे लगेगा, सर्विसेज पे लगेगा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ अगर आप उनको पेनलाइज करते हैं या कोई टैक्सेशन के उसमें लेके आते हैं, तो वो एक नेक्स्ट प्रॉब्लमेटिक होगा। बस इसी थ्रेट से आपका आईटी स्लाइड करना चालू कर दिया, मार्केट को एक लंबी डिप उसी न्यूज से मिली। फिर उस न्यूज का करेक्शन भी आया, उस न्यूज का करेक्शन आया, और उसी करेक्शन पे जैसे ही वो न्यूज फ्लो होने लगी कि नहीं नहीं, हमको अभी सिर्फ अजम्पशन है, हमको भी कहीं से न्यूज मिली थी इसलिए हमने थ्रो कर दी, ठीक है ना। तो उसका जब करेक्शन आने लगा, तो मार्केट वहां से रिबाउंड होना चालू हो गया। तो ये हमारा जो कोर आपको बताने का डिस्कशन था कि मार्केट फॉल क्यों हुआ, ऊपर क्यों बढ़ा, और न्यूज का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है मार्केट में, वो चीज है ना। तो उस जगह पे क्या है कि आपके टेक्निकल लेवल्स काम करेंगे, लेकिन पैटर्न्स काम नहीं करते हैं उस जगह पे। जहां पर न्यूज फ्लो से इम्पैक्ट आता है, तो पैटर्न काम नहीं करते हैं। अभी मैं आपको चार्ट में बताऊंगा कि पैटर्न्स उस समय फेल्ड हो जाते हैं आपके। क्यों? क्योंकि वो जो इफेक्ट है वो न्यूज फ्लोस के बेसिस पे है। उस समय इंसान पैटर्न नहीं देख रहा है, उस समय इंसान केवल एक जो स्ट्रीमलाइन जो फ्लो होता है उसके अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो वो चीज है मेन समझाने की कि मार्केट अभी न्यूज बेसिस पे बहुत ज्यादा रिएक्ट करने लग गया है। टेक्निकल्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, अगर बहुत एक्सपीरियंस्ड इंसान है तो उसको समझ में आता है कि भी ये चीजें मार्केट में कुछ फेजेस में होती है। देखा है हमने, कई दौर देखे हैं जब ऐसे फेजेस भी आते हैं। लेकिन जो एक नोविस ट्रेडर है, जो नया ट्रेडर है, जो मार्केट को नए तरीके से समझने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए एक कंप्लीटली फ्रेश और नया दौर है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है कि इन लेवल्स पे सपोर्ट क्यों नहीं ले रहा, इन लेवल पे रेसिस्टेंस क्यों नहीं आ रहा है, मार्केट ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है ना। तो ये सारी चीजें वो थी समझाने के लिए। अब स्टार्ट करें अपना टेक्निकल एनालिसिस। चलो चार्ट शेयर करता हूं मैं आपको। ओके, मैं चार्ट इज विजिबल। चलो पोजिशनली देखते हैं अपन क्या है डेली टाइम फ्रेम पे। मार्केट वहां से रिकवर होना चालू किया 100 डैमा। कौन सा लेवल था? 100 डैमा 630 पे स्पष्ट यहाँ पर विजिलेंस है। जब मार्केट फॉल हुआ 600 डैमा के आसपास, मार्केट ने रेसिस्टेंस लेना वहां से चालू किया, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मार्केट ने 100 डैमा को ब्रेच आउट नहीं किया, और वहां से सपोर्ट लिया। अच्छी खासी लॉन्ग टेल्ड कैंडल यहाँ पे बनाई है डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा फॉर पोजिशनल। पोजिशनल इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा क्योंकि मार्केट दो बार ब्रीच कर चुका है 100 एमआ को, और दो बार ब्रीच करके मार्केट ने वहां से बाउंस बैक दिखाया है। तो इन केस अगर थर्ड टाइम ये ब्रीच होता है 100 एमआ आपका, तो ये एक बेकार साइन होगा, ठीक है, नेगेटिव साइन होगा। बेकार बेकार तो क्यों बोले, एक नेगेटिव साइन होगा मार्केट के लिए कि थर्ड टाइम, क्योंकि बार बार अगर कोई सपोर्ट या रेसिस्टेंस हिट होता है तो वो वीक हो जाता है। तो 100 एमआ यहाँ से वीक होता है, तो उसके बाद में थर्ड टाइम में मोस्ट प्रोबेबली मार्केट ट्राई करेगा 200 एमआ के आसपास
आने का या यहाँ से सपोर्ट लेने का, जो कि टेक्निकली मार्केट का प्रोबेबल लेवल है। ठीक है, 100 EMA टूटता है तो मार्केट को नेक्स्ट सपोर्ट 200 EMA के आसपास मिलेगा, जो कि करंटली है 280 के आसपास, है ना। 280 के आसपास है, अभी 260 थी लेकिन मार्केट ने पुल बैक दिया। 250 260 चल रही थी, अभी 280 के आसपास है। तो ये मार्केट का प्रोबेबल सपोर्ट है इन केस अगर मार्केट 600 को ब्रीच आउट करता है, 100 EMA को सिग्निफिकेंटली ब्रीच आउट करता है। मोस्ट प्रोबेबली, 100% ऐसा नहीं है, मार्केट ने 2 बार बाउंस लिया है 100 EMA से। अगर शिफ्ट करके थर्ड टाइम भी बाउंस लेना होगा तो ले भी सकता है ना। लेकिन टेक्निकल स्टडीज क्या कहती है कि अगर 100 EMA ब्रीच आउट होता है डाउन साइड में, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट आपको 200 EMA पोजिशनली नजर आना चाहिए। यहां से नेक्स्ट राउंड ऑफ एनालिसिस चालू होगा कि यहां से मार्केट में वीकनेस आती है, यहां से सपोर्ट आता है, क्या मार्केट में उस समय प्राइस एक्शन या पैटर्न बन रहा है, उसके हिसाब से आगे का नेक्स्ट राउंड ऑफ एनालिसिस होगा। जब तक ये नहीं आता है तब तक हमारे लिए मार्केट पॉजिटिव है। ठीक है, 100 डेमा के ऊपर है मार्केट, दैट मीन 630 के ऊपर है मार्केट, तब तक हम इनको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। सेकेंड थिंग, ये जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, काफी टाइम से ड्रॉ चल रही है अपनी, मार्केट ने फर्स्ट ब्रीच आउट किया, फेल्ड हो गया। सेकेंड ब्रीच आउट किया, ऑलमोस्ट फेल्ड हो गया, क्योंकि क्लोजिंग मार्केट की अभी भी नीचे ही है, इसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं कर पा रहा है। थर्ड, ठीक है, तो ये भी अभी तक साइन पॉजिटिविटी के आए नहीं है। ये पुल बैक है लेकिन इस पुल बैक में अभी पॉजिटिव साइन नहीं है। पॉजिटिव साइन थर्ड जो हमारा था 800 का लेवल, जो 24 800 का लेवल है, ये मार्केट को अपसाइड ब्रीच करके क्लोज करना जरूरी है। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तब वो छोटा कन्विक्शन होगा, क्योंकि उस समय मार्केट अपनी ऑल डेमास के ऊपर ट्रेवल करेगा, है ना। ऑल डेमास के ऊपर ट्रेवल करेगा, तब हम मार्केट को पॉजिटिवली थोड़ा कन्विक्शन उसके हिसाब से हम लोग मान सकते हैं, है ना। प्राइमरी कन्विक्शन होगा वो भी ट्रेंड चेंज का, एक तो आपकी ट्रेंड लाइन ब्रीच हो, एक मार्केट आपका 800 ब्रीच आउट करे, ठीक है, और सारी ऑल डेमा के ऊपर ट्रेवल करे। तो अभी हाल फिलहाल चार्ट में, डेली चार्ट में पोजिशनल आउटलुक एम्बिग्यूटी वाला है। ठीक है ना, अभी भी कोई भी क्लियर कट साइन मार्केट में, निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में नहीं है हमारे पास में। इसको हमको ध्यान रखना है। जब साइन आएंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे कि अब ये साइन मार्केट में नजर आ रहा है। पैटर्न्स की बात करें तो सिंपल, ये इम्पैक्ट जो थे, ये वाला जो हमने यहाँ पर देखा था गैप अप, ये 15 अगस्त का वही जीएसटी रिफॉर्म्स और क्रेडिट रेटिंग वाला गैप अप था। अभी जो हमने यहाँ से पुल बैक देखा, या क्या कहते हैं ना, 25K के आसपास हमने ये जो गैप अप देखा था, ये वाला, ये गैप अप था, हालांकि वो रिमूव हो गया। तो ये जो गैप अप देखा हमने वो एक्चुअल जीएसटी रिफॉर्म्स के थे। ठीक है ना, तो अभी अभी मार्केट ने जो गैप अप दिए हैं, जो पुल बैक्स दिए हैं मार्केट ने, वो क्लियर अभी कुछ भी साइन नहीं कर रहे हैं कि मार्केट का नेक्स्ट मूव किधर है। ठीक है, अभी भी एम्बिग्यूटी मार्केट में है। चलो डेली में चलते हैं। तो पोजिशनल तो क्लियर है, पोजिशनल में अभी हमारे पास में कोई कन्विक्शन नहीं है। एक जो पैटर्न हमने बनाया था हेड एंड शोल्डर वाला, वो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, इसलिए अभी उसकी कोई डिस्कशन नहीं है। एक बार हिंट दे दिया था मैंने आपको कि यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है हमारे पास हेड एंड शोल्डर, लेकिन उसका ब्रेकआउट भी 200 EMA के नीचे ही आएगा। वो ड्रॉ किया था जब उसकी नेकलाइन भी यहीं पर आई थी। तो उसके बाद देखेंगे कि वो पैटर्न फंक्शन करता है कि नहीं करता है। अभी सिर्फ दिमाग में रखना है कि पैटर्न ऑब्जर्व हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डेली में देखो, हाल फिलहाल तो बच गए। आईटी वाली न्यूज थी, सबने ना उसका वो दे दिया हमको। इन केस अगर वीकेंड्स में ऐसी कोई खबर आती है, या ऐसे कोई न्यूज़ेस पे कंफर्मेशन आती है, या प्रोबेबिलिटी हाई होती है कि वो आईटी को टैरिफ कर सकते हैं या आईटी पे टैक्सेस लगा सकते हैं, हमारी जो ये फॉर्म्स हैं, तो उस समय मार्केट का रिएक्शन देखने लायक होगा। निगेटिव मार्केट उसको हैवी निगेटिव लेगा। जब उसकी एक न्यूज से मार्केट ने नेगेटिव लिया, सिर्फ एक न्यूज थ्रो हुई थी कि गवर्नमेंट सोच रही है, यूएस गवर्नमेंट ऐसा करने की, तो जब मार्केट ने रिएक्ट किया है, तो आप सोचो कि अगर इम्प्लीमेंट उसने कर दिया तो मार्केट का रिएक्शन कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का वीकेंड्स पे ध्यान रखना है। जनरली मैं वीकेंड में सारी न्यूज कवर करते हुए संडे को
शाम को ही वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन आज मैंने थोड़ा जल्दी बनाया क्योंकि कल और परसों थोड़ा सा मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मुझे थोड़ा काम रहेगा। हालांकि मैं आपको अपडेट्स करता रहूंगा जो भी अपडेट्स हैं, लेकिन थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन की वजह से मैंने पहले बना दिया। नहीं तो अभी कल का वेट करते न्यूज फ्लोज को और ज्यादा एनालिसिस करके और क्रिस्टल क्लियर आउटलुक प्रेजेंट करते, जो कि जनरल टेंडेंसी मेरी रही है कि नाइट में सब कुछ समझ के फिर उसके बाद में मैं अपडेट करता हूँ। ओके, क्या कंडीशन है इंटरडे में? सिंपल सी चीज है कि मार्केट राइट नाउ ट्रेवल्स अबोव ऑल की ईएमएस इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। ये पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे सपोर्टिव है मार्केट, पॉजिटिव होने के बाद में 800 के आसपास गया था, फिर साइडवेज करके मार्केट को खत्म कर दिया उस दिन के दिन। लेकिन पॉजिटिव ये है कि मार्केट 720 के ऊपर है, डेट मीन्स अपनी ऑल की ईएमएस इन 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है। सेकंड थिंग, इमीडिएट सपोर्ट हम कंसिडर करेंगे 720 680 को, ठीक है। ये रेंज रहेगी। ये रेंज क्यों रहेगी? क्योंकि यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन, यहाँ पर मतलब बहुत छोटी सी 40 पॉइंट की रेंज में, 40 भी नहीं बोलेंगे, ये तो मैंने प्राइस एक्शन से लिए, बाकी 20 पॉइंट्स की रेंज में आपकी सारी ईएमएज आ गई है। पहले जब हम लोग डिस्कस करते थे तो आपको ध्यान होगा, ऑल ईएमएस का सिंक्रोनाइजेशन अगर किसी एक शॉर्ट लेवल पे होने लग जाए तो वहां से आपको मूव्स मिलते हैं, आइदर वॉलेटाइल, या तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है उसके आसपास फंक्शन करता है मार्केट, इसके चांसेस 20-30% होते हैं। 60-70% मार्केट में डायरेक्शनल मूव्स मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो आपस में एड्जॉन नहीं होना चाहती, वो कोशिश करेगी दोनों मूव करने की। ये भी टेक्निकल होता है, टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है कि ऐसी सिचुएशन जब सिंक्रोनाइजेशन होता है सारी ईएमएस का किसी भी टाइम फ्रेम में, तो वहां से आपको डायरेक्शनल मूव्स मिलने चालू हो जाते हैं। कई बार मार्केट 20-30% केसेस में वॉलेटाइल भी हो जाता है। तो या तो ये वॉलेटाइल जो अभी है ये इसको कंटिन्यूएशन में रखेगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि नेक्स्ट वीक में क्या न्यूज फ्लोज है, मार्केट के पास में क्या ट्रिगर्स है। अगर आपके पास में पॉजिटिव ट्रिगर नहीं होंगे तो आप मान के चलो 800 को डिसिसिवली आप रीच आउट नहीं कर पाओगे। अगर आपने डिसिसिवली इसको रीच आउट कर भी दिया तो आप 25 के नीचे की रेंज पे अटक जाओगे, ठीक है। तो मार्केट में अगर कोई बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर आता है तभी आपका ये 25 के फाइनली ब्रीच करेगा, अदरवाइज मार्केट कुछ समय तक यहाँ पर रोम अराउंड कर सकता है, वॉलेटाइल हो सकता है। सेकंड थिंग, तो इसलिए इमीडिएट सपोर्ट हम लोग रेंज में कंसिडर करेंगे, दैट इज द रेंज 720 और 680। ये जो रेंज है इसके नीचे अगर मार्केट ट्रैवल करता है तो फर्स्ट लेवल रहेगा 640, सेकंड लेवल रहेगा 600, 550 एंड 500 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट को देखना पड़ेगा कि अगर ये स्लिप होता है मार्केट यहाँ पे तो मार्केट को सपोर्ट कहाँ से मिलता है। 640 से मिलता है, 600 से मिलता है, लेकिन अगर मार्केट 600 के नीचे ट्रेवल करता है, अगर मार्केट 600 के नीचे ट्रेवल करता है तो प्रोबेबिलिटी हाई होगी कि मार्केट में डाउनसाइड का प्रेशर है ना। 600 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, वहां से फिर 500 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा यहां से। लेकिन 600 के नीचे गया तो मार्केट इंटेंसिवली ब्रीच आउट करेगा, क्योंकि वहां पर आपकी 100 डायमा भी सिग्निफिकेंटली ब्रीच हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए 600 का लेवल दिमाग में रखना है कि वहां से फॉल आउट की इंटेंसिटी बढ़ सकती है। अपसाइड में क्या है? छोटा लेवल तो अपने पास में अपसाइड में 760 है, जिसको हम इमीडिएट रेसिस्टेंस की जैसे कंसिडर कर सकते हैं। 760 से ऊपर निकलता है तो कोशिश करेगा 800 की तरफ जाने की, 800 से 840 की तरफ जाने की। अगर 840 क्रॉस करता है तो मार्केट यहां से पॉजिटिव होने की कोशिश करेगा, जो कि 920, और मार्केट में अगर ट्रिगर्स हुए तो मार्केट 25 के से हेड ऑन लेने की कोशिश करेगा। तो लेवल्स दिमाग में रखना, 840 एंड 600, 240 पॉइंट की रेंज है, इसके बीच में डायरेक्शनल मूव्स मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम रहेगी, आपको वॉलेटाइल ज्यादा दिख सकता है मार्केट। और अगर इनको डिसिसिवली क्रॉस करता है मार्केट तो मार्केट में अच्छे खासे डायरेक्शनल मूव्स मिलने की कोशिश रहेगी, मतलब रहेगा मार्केट में, ठीक है। इमीडिएट में 760 है, 720 और 680 की रेंज है फॉर सपोर्ट, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर है।
आ जाओ, इसका वो डेटा देख लेते हैं अपन, ऑप्शन डेटा। क्या बोल रहा है? एटीएम 750 पे 9171 आपका है। 160 पॉइंट का प्रीमियम है मार्केट में, एक दिन बचा है, डीके मार्केट ने ले लिया है। मंडे को इसका डीके देखना पड़ेगा, कॉल साइड में प्रीमियम्स थोड़ी सी ज्यादा है। पेयर में, एटीएम स्ट्रैडल पेयर में प्रीमियम्स 160 पॉइंट के आसपास हैं, जो कि मॉडरेटली फेयर है। ठीक है, मंडे को और इसका अपन एनालिसिस करेंगे कि मंडे को किस हिसाब से ये ट्रेड करता है। ठीक है, तो जैसे अभी मॉडरेटली फेयर है 180 160 पॉइंट का। ठीक है, अगर 20-30 पॉइंट इसको डीके होना हुआ तो मंडे को डीके होगा, तो आपको 120-130 के आसपास का पेयर आपको मिलेगा फॉर एक्सपायरी, जो कि हर बार हम देख रहे हैं 100 से 120 के आसपास का पेयर हमको मिलता है। अब मॉडरेट मैं इसलिए कह रहा हूँ, वैसे तो लो साइड में है, लेकिन अभी रीसेंट ट्रेंड यही चल रहा है। और इस एक्सपायरी में थोड़ा सा ओआई का बिहेवियर या थोड़ा सा ना प्राइसेस का, ऑप्शन प्राइसेस का बिहेवियर समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी रिसेंटली इसकी एक्सपायरी चेंज की है। तो अब ये, अब जो आपके दो हॉलीडेज आते हैं वो एक्सपायरी एक दिन पहले ही आता है। ठीक है ना? अब जैसे पहले थर्सडे एक्सपायरी थी तो आपको 3 दिन मिल जाते थे ऑप्शन बिहेवियर को समझने के लिए। अभी आपको सिर्फ मंडे का एक दिन मिलेगा ऑप्शन से बिहेवियर को समझने के लिए, क्योंकि 2 दिन हॉलीडेज होते हैं। उसका डेटा, उसका जो थीटा है वो आपका फ्राइडे को करीब करीब वो कंसिडर कर लेता है, फ्राइडे को। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी मॉडरेटली फेयर प्राइसेस हैं, कौन सी हाई प्राइसेस हैं फॉर द एक्सपायरी। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, 2-3 वीक्स में चीजें जब हम मल्टीपल टाइम्स इसको देखेंगे तो हमको समझ में आने लग जाएगी कि ऑप्शन का बिहेवियर कैसा है। जनरली अभी मॉडरेट टू लो इसको अपन कंसिडर कर सकते हैं। दैट मीन्स इसकी थ्योरी, मॉडरेट टू लो की थ्योरी क्या है? आइडियली मार्केट यहाँ से ज्यादा मूव की एक्सपेक्टेशन नहीं है। ठीक है, और वो मंडे को एक एक और कुछ न्यूज़ फ्लो हुई थी, कोई 8 सितंबर को कोई सेटलमेंट डे या ऐसे कुछ अनाउंस किया है इन्होंने अपने क्लियरिंग सेटलमेंट्स के जो होते हैं हमारे ट्रेड्स के, इसके लिए। तो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि शायद मंडे को वॉल्यूम्स आपको थोड़ा कम देखने को मिले, आइदर साइड इंटेंसिव मार्केट देखने को ना मिले। अगर कोई न्यूज़ प्ले होगी तो डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा वॉल्यूम आपका रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो ये चीज मॉडरेटली फेयर है। आइडियली जब ऑप्शन प्राइसेस कम होती है तब मार्केट, आइडियली जो टेक्निकल डेफिनेशन है इसकी, आइडियली मार्केट कम मूव एक्सपेक्ट करता है। अगर आपकी प्राइसेस हाई है, दैट मीन्स मार्केट को एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में आइदर इंटेंसिव वॉलेटिलिटी मिलेगी या डायरेक्शनल मूव्स मार्केट में मिलने चाहिए। अगर ये कम है तो उसका इम्पैक्ट ये है। लेकिन इसका वाइस वर्सा हमने देखा कि जब जब प्रीमियम्स कम होती है तो मार्केट मेकर्स मार्केट को इंटेंसिव मूव करा के, डायरेक्शनल मूव्स करा के वहां पे पैसा बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी हमको कंसिडर करनी पड़ेगी। मंडे को और ज्यादा ओआई की पिक्चर क्लियर होगी। ठीक है, और जो ओआई की पोजीशन है वो भी हम मंडे को कंसिडर करेंगे कि भाई ट्यूसडे के लिए क्या जा रही है एक्सपायरी के लिए। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द लास्ट। मिलेंगे मंडे को नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।